अच्छा, अब जो क्विज असाइनमेंट्स आएंगे वो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। हमने ये डिसाइड किया है कि अब आप लोगों के जो जो भी असाइनमेंट्स हम यहाँ आप लोगों को देंगे वो सारे असाइनमेंट्स अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड असाइनमेंट होंगे। उसमें फ़ायदा ये होता है कि चेकिंग में बहुत आसानी हो जाती है और लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, आपके लिए भी अटैम्प्ट करना आसान होता है। वर्किंग तो उसकी होगी बट वी डोंट नीड वर्किंग, आपको उसकी सिंप्लीफिकेशन या वर्किंग शो नहीं करनी होगी, बस इसके आंसर देने होंगे। ज़ाहिर है ऑनेस्ट एकेडमिक ऑनेस्टी के ऊपर मैं एक लंबा लेक्चर दे चुका हूँ, अब मैं उसके ऊपर क्या मज़ीद बोलूँ सिवाय इसके कि कोशिश करें कि खुद अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि फाइनल पेपर तो बहरहाल आप ही लोगों को अटैम्प्ट करना होगा और उसकी फिजिकल असेसमेंट अब तक नज़र आ रहा है कि होगी इंशाल्लाह। ओके क्लास, लास्ट थोड़ा सा टॉपिक रह गया था इसका, तो देखते हैं। और मूवमेंट्स एंड कर्टोसिस का चलिए इसी में देखते हैं। Listen all class. Following are the three important measures of skewness. स्कीनेस का मतलब क्या है, ये बात हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि स्कीनेस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो इंक्लिनेशन होता है उस इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। और रिप्रेजेंटेशन क्या है बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, के
मेजॉरिटी ऑफ द डेटा सेट कहाँ लाई कर रहा है, मिडिल वैल्यूज पे लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड वैल्यूज पे लाई कर रहा है, राइट हैंड वैल्यूज पे लाई कर रहा है, ये चीज स्कीनेस होती है। इस स्क्यूनेस को अगर हम ग्राफ के थ्रू ऑब्जर्व करें तो वी कैन इजीली प्रेडिक्ट स्क्यूनेस, बट sometime for the numerical calculation or for the sake of numerical computing, we need to find out the numerical value of skewness। तो फिर उस numerical value of skewness के लिए वो ये बताते हैं कि आप ये मेजर्स हैं स्क्यूनेस के, 3 इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं, और इन ये जो पहला वाला और दूसरा वाला है ना, फर्स्ट पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सेकंड पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसको कहते हैं पियर्सोनियन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पियर्सोनियन स्क्यूनेस कोफिशिएंट ऑफ। स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर हो जी। मुझे मालूम है आपने कर लिया, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं सिर्फ रिव्यू करते हुए आगे जाऊंगा ना। तो हमने ये डिस्कस किया था कि पियर्सोनियन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर आपके पास गिवन होगा फार्मूला क्वेश्चन में, तो रिक्वायरमेंट इस तरह से होगी, फाइंड द फर्स्ट पियर्सोनियन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बट आपको यू हैव टू डिसाइड देन एंड देयर कि आपको पियर्सोनियन में जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, फर्स्ट का या सेकंड का। तो हमने ये देखा था कि हमारे जो गिवन पैरामीटर्स होंगे उन गिवन पैरामीटर्स को देखते हुए हम वी विल डिसाइड कि कौन सा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला अप्लाई करना। मॉड और मीन गिवन होगा तो फर्स्ट अप्लाई करेंगे, मीन और मीडियन गिवन होगा तो सेकंड अप्लाई करेंगे, और अगर क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहता है या सिंपल थर्ड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहता है, तो ये फिर जब होगा जब आपके पास क्वार्टाइल रेंज गिवन होगी, क्वार्टाइल रेंज के थ्रू हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मालूम करेंगे। कोफिशिएंट क्या काम कर रहा है, स्क्यूनेस तो जाहिर है किसी वैल्यू के अराउंड होगी ना, कोई वैल्यू होगी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो कोफिशिएंट असल में उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना हाईएस्ट आएगा उतनी ज्यादा स्क्यूनेस होगी, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव स्क्यूड होगा, अगर कोफिशिएंट वैल्यू नेगेटिव होगी तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, और अगर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है। ये बात हमने डिसाइड कर ली थी, और इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है ये भी हम बता चुके थे। एक चीज रह गई थी, मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दैट इज बीटा 1 इज इक्वल टू μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बताया था आपको, और मैंने कहा था कि इसको हम कैलकुलेट करते हैं वेयर μ3 इज कॉल्ड द थर्ड मूवमेंट and μ2 is called the second movement। first movement, second movement, third movement, even fourth movement तक हम जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट है क्या, मूवमेंट बेसिकली मीन से डेविएशन है। द मूवमेंट्स अबाउट द मीन आर आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल मूवमेंट्स एंड आर कंप्यूटेड एज, और कैसे कंप्यूट होती हैं, μ2 सेकेंड मूवमेंट, गौर से देखिएगा, समीशन ऑफ एफ x माइनस एक्स बार, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि स्क्वायर है इसके ऊपर, थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि इस पे स्क्वायर है, तो ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार, ये टर्म नहीं, इसको थोड़ी देर मैं कह रहा हूँ ना, 1 सेकंड के लिए स्किप कर दो जहन से कि ये स्क्वायर है, तो x माइनस एक्स बार क्या दे रहा है तुम्हें, डेविएशन अबाउट मीन, डेविएशन अबाउट मीन, और समीशन ऑफ f यानी टोटल वैल्यू फ्रीक्वेंसी। तो ये जैसे ही स्क्वायर करूंगा तो ये सेकंड मूवमेंट बन जाएगा सेंट्रल मीन से। ठीक है, स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू क्या होगी, बड़ी हो जाएगी ना, x माइनस एक्स बार, एफ ऑफ x माइनस एक्स बार की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो वो अपने सेंटर पॉइंट से और दूर चला जाएगा, मीन डेविएशन का स्क्वायर है ना। ठीक है, और अगर क्यूब करूंगा तो थर्ड मूवमेंट और ज्यादा दूर हो जाएगी, और फोर्थ मूवमेंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी। तो ये μ2 और μ3 आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर μ2 और μ3 कैलकुलेट हो गए तो क्या मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आप मालूम नहीं कर सकेंगे, जाहिर है बीटा 1 इज इक्वल टू समथिंग डिवाइड बाय समथिंग। इसके बाद बिलाल ने कहा था सर इतना लंबा फॉर्मूला है, लेकिन मैंने कहा था जाहिर है करना तो पड़ेगा उस फॉर्मूले को, कि
ये जो कंप्यूटेशन है ना μ2 और μ3 की, वो हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं ऑल्टरनेटिव। हाँ हाँ हाँ, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो μ3 का स्क्वायर डिवाइड बाय μ2 का क्यूब, μ3 का अच्छा स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ, जो भी μ2 आए 3 आएगा उसका स्क्वायर होगा। जैसे अगर μ3 तुम्हारे पास, ये फॉर्मूला में गिवन है ना, यानी वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इनवर्सली प्रोपोर्शन है μ2 के क्यूब के, जितना हाईएस्ट वैल्यू होगी μ2 की यानी सेकंड मूवमेंट की, उतना ज्यादा जो है वो β1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होगा। आंसर है क्या? आंसर आ रहा है, स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करेंगे, मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मतलब ये वो स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट, ये चारों मेजर्स बेसिकली स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिक्लाइन या इंक्लाइन, इंक्लिनेशन किस तरफ है, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन के शेप के अंदर इंक्लिनेशन किस जगह आ रहा है। अच्छा सर ये बताएं कि कौन सा वाला आसान है, ये वाला फॉर्मूला या नीचे वाला? तुम डिसाइड करोगे। नहीं आप बता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं भाई मतलब मैं तो दोनों फॉर्मूले पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद तुम्हें ये डिसाइड करना है कि एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस कि तुम्हें क्या ज्यादा सूटेबल लग रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप के पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फॉर एग्जांपल आपको कह दे μ3 गिवन है, β1 गिवन है, μ2 कैलकुलेट करें, तो फिर सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और डिपेंड ऑन द पैरामीटर, गिवन पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर आपको μ2 कैलकुलेट करना है तो ये μ2 डैश, ये मूवमेंट का, सेंट्रल मूवमेंट का अलग मेजर है, द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन बता रहे ना आगे। ये देखो μ2 डैश, फॉर्मूला देख लिया तुमने μ2 का, μ3 का ये फॉर्मूला है। अब सर व्हाट इज μ1 डैश, व्हाट इज μ2 डैश, μ3 डैश, क्या है ये? तो अब वो बता रहे हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ, ये क्या होता है? एवरेज नहीं होता, बेसिकली दिस इज द एवरेज। ठीक है, द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन μ1 डैश आ जाएगा, द सब सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन ये आ गया। ठीक है, एवरेज था ना, एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड में स्क्वायर हो गया ताकि उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दे। μ1 तो एवरेज है ना, यहाँ पर μ1 का बार एवरेज है। हाँ ठीक है, μ1 डैश एवरेज है, μ2 डैश एवरेज है, μ3 डैश भी एवरेज है। μ1 बार का स्क्वायर। हाँ ठीक है, अच्छा अब इसमें एक पॉइंट नोट कर लो। अब इन प्रिंसिपल एक बात समझ लो, बस ये कि मतलब यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द स्क्यूनेस इन एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बस ये काम करना चाह रहे, और इस काम को करने के लिए तुम्हें यू हैव टू यूज डिफरेंट फार्मूलाज, और वो डिफरेंट फार्मूलाज क्या है? मूवमेंट कोफिशिएंट्स भी है और जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी है। अच्छा, अब मूवमेंट कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को जब तुम अटेम्प्ट करने जाओगे कैलकुलेट करने के लिए, तो ये चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी, ये तुम्हें कैलकुलेट करना होगा, ये कॉम्पिटिशन है। ठीक है, अब यहाँ ये कहते हैं कि देखो जब तुम β1 मालूम करोगे, ये इससे अबव अगर हम देखें तो यहाँ ये β1 है, ये β1 मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अगर ये β1 तुम कैलकुलेट करते हो और ये पॉजिटिव आता है, β1 हैज सेम साइन, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ये वही होगा जो μ3 का होगा। ये बस इस वाले फॉर्मूले से आएगा या उस वाले से भी आएगा? नहीं, β1 तो ऊपर वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तुम, इस फॉर्मूले β1 तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा ना। मैं यही बोल रहा हूं कि इसके नहीं, मतलब इसके नीचे वाला है बेटा, ये समझो ना, β1 का फॉर्मूला ये है, ये देखो गौर से, ये β1 का फॉर्मूला है। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? μ3 चाहिए और μ2 चाहिए। μ3 और μ2 तुम कैसे कैलकुलेट करोगे ये तुम डिसाइड कर लेना ना, या तो तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे या तुम इनमें से कोई फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो तुम्हें ये मेजर्स कैलकुलेट करने होंगे।
कैलकुलेट हो गए। वंस यू कैलकुलेट द μ1 μ2 μ3, जो साइन μ3 का होगा अगर पॉजिटिव है, थर्ड मूवमेंट कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो बीटा वन यानी स्क्यूनेस भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वो भी पॉजिटिव होगा। अगर थर्ड मूवमेंट नेगेटिव है तो स्क्यूनेस तब भी नेगेटिव होगी। बस ये बात बता रहे हैं एक नोट के तौर पे, इंपॉर्टेंट नोट। यानी आप ये बोल रहे हैं कि अगर μ3 हम निकाल लें और कोफिशिएंट ऑफ ये नहीं निकालें तो फिर भी हमें पता चल जाएगा कि स्क्यूनेस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक बात और ये कह रहे हैं, स्क्यूनेस इज नेगेटिव इफ मेजर शोज द नेगेटिव रिजल्ट। जाहिर है ये तो बता चुका हूँ। स्क्यूनेस पॉजिटिव एंड देयर इज नो स्क्यूनेस, तीसरा पॉइंट देखिए, देयर इज नो स्क्यूनेस और डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी इफ द मेजर शोज अ जीरो वैल्यू, अगर मेजर में जीरो वैल्यू। ठीक है, ओके जनाब, बाकी ये क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए थे, मैंने थोड़ा सा डिटेल में एक दफ़ा रिव्यू किया है इस सारी चीज़ को। ये एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, अब मैं इनको दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वगैरह सब कैलकुलेट कर चुके हैं। आज तो मैंने सिर्फ रिवीजन किया है उसका ना। जरूर, लेकिन आपने एक फाइल भेजी थी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की, आप बोले थे हाँ, उसमें से पढ़ूंगा। नहीं पढ़ाऊंगा नहीं, मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर मुझे इस फॉर्मूले की लॉजिक बताएं। लॉजिक मैंने बता दी, उसने कहा नहीं मुझे मजीद एलेबरेट करें, ये बताएं कि ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ। अच्छा, मैंने उसको ये समझाया था कि देखिए ये सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं और इनकी डेरिवेशन आप जाएं देखें, कोई भी बुक निकाल लें या कोई भी चीज़ निकाल लें, मतलब मटेरियल देखने आए, उसमें आपको इसकी डेरिवेशन गिवन नहीं होगी। उसे मतलब क्यों, कहीं से कोई ना कोई चीज ड्राइव तो होती है ना। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस दोनों का स्क्वायर, तो ये कहाँ से कहीं से ड्राइव हुआ होगा ना। यानी ड्राइव होने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन समझ लो, ये पहले भी क्वेश्चन हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि जरा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखिएगा लेसन आवर क्लास, देखिए लेट सपोज ये सिचुएशन है हमारे पास, नोन थ्योरम सब जानते हैं। अब एक बच्चा मुझसे कहता नहीं सर मुझे इसकी एक्चुअल लॉजिक बताइए, तो मैं कहूँगा अच्छा देखो इस तरह से बना लो, सर्कल है, सेंटर पॉइंट है, बेस वैल्यू है, ठीक है, थीटा है, एक्स है, वाई है और रेडियस है, लेट सपोज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू, इस बल्कि इसको इस तरह से लिखो, कॉस थीटा एक्स अपॉन आर, ठीक है, साइन थीटा y अपॉन आर, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐड कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। ठीक है सर, इसको यहाँ हमें प्रूफ मतलब आप क्यों प्रूफ करा रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग द कॉलेज अलजेब्रा और मैथमेटिक्स। हम तो, मैं असल में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि देखिए हर चीज़ का एक मैथमेटिकल प्रूफ होता है हमारे पास। ये यहाँ से ये चीज़ आसमान से नहीं आई है,
ये यहाँ से आपने कैलकुलेशन की और ये कैलकुलेशन करके शो किया आपने, तो देखिए ये किस तरह इसकी इक्वल होती है। तो इसकी मैथमेटिकल लॉजिक थी। लेकिन अब मुझसे एक बच्चा कहता है कि बीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 का क्यूब। ये मुझे बताएं ये कहाँ से आया है। आप नेट पे कितनी भी सर्चिंग कर लो, कितनी भी सर्चिंग कर लो, आपको इसकी डेरिवेशन नहीं मिलेगी। यही तो मैं बता रहा हूँ कि डेरिवेशन इसकी इसकी एग्जैक्टली डेरिवेशन कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैथमेटिकल एस्पेक्ट तो बता देंगे, वो लॉजिक तो बता देंगे कि यार देखिए म्यू 2 का म्यू म्यू 3 का स्क्वायर ओवर म्यू 2 का क्यूब, म्यू 2 से इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी स्क्यूनेस और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी म्यू 3 के, ठीक है। लेकिन इसकी एक्चुअल डेरिवेशन ऑफ फ्रॉम मैथमेटिक्स तुम्हें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं इसकी वजह बताता हूँ क्या है। ये जो बीटा 1 है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो करते क्या है कि मुख्तलिफ डेटा सेट्स लेते हैं, डेटा सेट्स को हिट एंड ट्रायल करना शुरू करते हैं। हिट एंड ट्रायल करने का मतलब है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर फिक्स करना शुरू करते हैं। जब वो मुख्तलिफ ट्रायल के ऊपर फिक्स करना शुरू करते हैं ना, तो उस मतलब मुख्तलिफ फार्मूलाज ले लेके वैल्यूज को फिक्स करते हैं। जब फिक्स करते हैं, जहां ये चीज प्रूफ हो जाती है, यानी वैल्यू सही आने लग जाती है, हम उसको फार्मूला मान लेते हैं। जैसे अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि केपलर्स है, केपलर्स लॉ है, बहुत सिंपल सा लॉ है, मैं बता रहा हूँ वैसे इसमें है क्या। केपलर्स ने पहली दफा ये बताया कि ये अगर हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम है, तो उसमें ऑर्बिट के अंदर इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट्स इस तरह रिवॉल्व कर रहे हैं इलिप्टिकल पाथ पर। किसके ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं? इलिप्टिकल पाथ पर। केपलर्स ने इसकी कोई डेरिवेशन नहीं की। उसने क्या किया, वो ऑब्जर्व करता था कि ये प्लैनेट आज यहाँ है, कल यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, मतलब रोजाना वो ऑब्जर्व करता था इस चीज को। तो उसने मुख्तलिफ ट्रेजेक्ट्रीज बनाई, मुख्तलिफ ट्रेजेक्ट्रीज बनाई, और उसने कहा कि आखिर में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है और ये इस पाथ को डिफाइन कर रही है। इसका कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, हमारे मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, सिर्फ उसकी मैथमेटिकल लॉजिक गिवन है। तो इसी तरह से ये जो कोफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस है, ये दूसरे और फार्मूलाज हैं, उनके लिए कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं एग्जिस्ट करती, बल्कि उसके लिए हम डेटा को फिट करते हैं उस मॉडल के ऊपर, यानी इस फॉर्मूले पे बीटा 1। हाँ नहीं ना, थ्योरी कैसे है? थ्योरी थोड़ी, हम तो प्रूफ पुट कर रहे हैं ना, डेटा पॉइंट को प्लग कर रहे हैं उसके ऊपर, और प्लग करके फिर जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्क्यूनेस हमारे पास ठीक आ रही है इसमें। ये काम कर रहे हैं। यानी दो चीजें, एक फॉर्मूला ड्राइव कर ले फिर डेटा पुट करें, एक डेटा पुट करें उससे फॉर्मूला ड्राइव करें। मैंने जो आखिरी सेंटेंस कहा, ये समझ में आया? डेटा पुट करें, फॉर्मूला ड्राइव होगा। एक्चुअली आप क्या करते हैं, फर्स्ट यू हैव टू ड्राइव द फॉर्मूला एंड देन वेरीफाई बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट। जैसे न्यूटन ने किया था, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, हर बॉडी का मास मेजर कर रहा है, एक्सेलरेशन मेजर कर रहा है, फोर्स खुद ब खुद मेजर हो रही है। तो उसने बेसिकली कहा था A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, तो ये एक्सप्रेशन ड्राइव हुआ, फिर उसने वेरीफाई किया। अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा प्लग कर रहे हैं और एक्सप्रेशन वेरीफाई कर रहे हैं कि वो चीज प्रूफ हो रही है या नहीं हो रही। ठीक, आइए हम वापस आते हैं अपने ये सब तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब हम आते हैं कर्टोसिस के ऊपर। कर्टोसिस क्या चीज है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। कर्टोसिस ना, जब आपका कर्व बनता है, ठीक है, तो उसका जो टॉप होता है, उसकी फ्लैटनेस को बेसिकली कर्टोसिस कहते हैं। देखो मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। एक कर्व, दूसरा कर्व, तो इसकी जो टॉप है, इसकी फ्लैटनेस डिफरेंट है,
ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ये वेरिएशन शो करते हैं क्या कितना वेरिएशन है, जितना ज्यादा फ्लैट होता है उतना ज्यादा नीचे वो होती है। नहीं, वो तो वेरिएंस तो हर कर्व में होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन अगर तुम्हें उसकी फ्लैटनेस को मेजर करना है, सिर्फ फ्लैटनेस की बात कर रहा हूँ, ये तो वेरिएशन तो तुम उस सेंस में कह रही हो ना कि लेफ्ट हैंड पे कितनी वैल्यूज लाई कर रही होंगी राइट हैंड पर, और ये इसका मीन वैल्यू होगा, जितना कर्व फ्लैटर होता है उतनी वेरिएंस ज्यादा होती है। उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ ये कहते हैं कि ये जो मैंने भी आपको बताया ना, कर्टोसिस इंडिकेट्स दैट वेदर अ फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की, is more flat topped or more peaked than a normal curve. नॉर्मल कर्व से, अच्छा नॉर्मल कर्व से डिफरेंट होगा तो जाहिर है उसकी वेरिएंस भी उसी तरह से डिफरेंट होती चली जाएगी। तो वेरिएंस तो एक एट्रीब्यूट है, वेरिएंस क्या है, एट्रीब्यूट है, मीन क्या है, एट्रीब्यूट है। ये तो हर डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जिस्ट कर ही रहे होंगे। हम अब राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कर्टोसिस, यानी कि जो मेजरमेंट है उसको हम डिफरेंट सर तो हमें इसका निकालने का फायदा क्या होगा? हमने तो वेरिएंस वो सब पढ़ा हुआ है, तो उससे क्या हमें सब चीजें पता चलेगी, तो इसको निकालने का क्या फायदा? अभी आगे देखते हैं कि क्या फायदा है हमें, ताकि पता चले कि यार क्या वजह है कि इतना बड़ा मेजर हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। आगे अभी इसी में आगे डिस्क्रिप्शन आ रहा है। इन अदर वर्ड द फ्लैटनेस ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज कॉल्ड द कर्टोसिस। बस अभी ये बात मैंने अभी तो खुद बताई है आपको। कर्टोसिस इज यूजुअली मेजर्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। नई चीज आ गई, बीटा 2। अभी ऊपर हमने क्या कैलकुलेट किया था, beta 1. Now we are going to calculate beta 2, that is equal to mu 4 divided by mu 2 square. सर mu 4 तक चले गए हम, वहां पर हम कहाँ तक गए थे, mu 3 तक, थर्ड मूवमेंट तक। अब फोर्थ मूवमेंट भी इंट्रोड्यूस करा दिया इन्होंने। mu 2 is the second movement, we can calculate by using this formula, ये तो हम ऊपर भी बता चुके हैं। and mu 4 is the फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन। और फॉर्मूला बस एक दफा आप उसकी लॉजिक को समझ जाए, x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समीशन ऑफ f, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली mu2 एंड mu4 आर कंप्यूटेड एज mu2, तो हम ऊपर वाला स्क्रीन शेयर है बेटा जी, आप कुछ कह रहे हैं सर? स्क्रीन नहीं नजर आ रही। ओह आई एम सॉरी यार। कर्टोसिस का मैंने बताया था कि ये फ्लैटनेस होती है। कर्टोसिस इन अदर वर्ड द फ्लैटनेस ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व का जो टॉप होता है ना, उसकी जो फ्लैटनेस है इज कॉल्ड द कर्टोसिस। वो बेसिकली कर्टोसिस है। ठीक है, कैलकुलेट होता है इस फॉर्मूले से, mu4 डिवाइडेड बाय mu2 स्क्वायर। mu4 क्या है, फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन। mu2 क्या है, सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन। ऑल्टरनेटिवली mu2 एंड mu4 आर कंप्यूटेड बाय द हेल्प फॉलोइंग रिलेशंस। mu2 का ये फॉर्मूला तो ऊपर से ही आया है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। mu4 नहीं पढ़ा था, तो mu4 किसके इक्वल है, mu4 डैश माइनस mu3 डैश mu1 डैश प्लस समथिंग, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला बता के छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, अब ये फॉर्मूलाज तुम्हें याद रखने हैं। इसकी वजह यह है कि इन ऑन द बेसिस ऑफ दीज फॉर्मूलाज यू हैव टू कैलकुलेट द बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 तो फिर भी सिंपल है, बीटा 2 में जाहिर है काफी ये वाला फॉर्मूला। अच्छा मुझे ये बताओ क्या मुश्किल आ रही है, आमने इसमें मुश्किल क्या आ रही है इसमें? नहीं मतलब मेमोराइज करने में भी सिर्फ ये वाले, ये जो नीचे डैश वाले फॉर्मूलाज है, मुझे बताओ सिवाय इसके और क्या चीज मुश्किल है? तो इस वक्त हम तुम्हारा ब्रॉटअप कर ही इसीलिए रहे ना कि ये चीजें तुम्हें अच्छे तरीके से याद करके उसको राइट टाइम पे एक्सप्रेस करना आता हो। पेपर का और मकसद क्या होता है मुझे ये बताओ? पेपर का ऑब्जेक्टिव समझ लो क्या है, इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव है? भाई हमने तुम्हें पढ़ाया, तुमने पढ़ लिया, चीजें तुम तक डिलीवर हो गई। अगर तुम सिंसियरिटी से बैठे हो, जो आज मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको समझ लें कि जो काम हमने यहाँ तुम्हें डिलीवर किया, अगर तुमने उसको एक दफा मैंने अच्छे सही तरीके से डिलीवर कर दिया, तुमने सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, बात कंप्लीट हो गई। अब व्हाई वी नीड टू कंडक्ट द फाइनल एग्जाम? इसकी वजह यह है कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है कि आप अपने
रेफ्लेक्सेस को कितना प्रेजेंट रखते हैं और किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं चीजों की। देखिए मैं खुद भी ये बात जानता हूँ और मैं खुद भी ये बात नहीं सुने मेरी बात, मैं खुद भी ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि फॉर्मूला शीट अवेलेबल होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं तुमसे ये कहूँ कि मल्टीमीडिया डीअसेंबल करो और मैं तुमसे कोई टूल नहीं है तुम्हारे पास तो तुम नहीं कर सकते ना इसको डीअसेंबल। इसकी डी असेंबलिंग, इसको इसकी असेंबलिंग करना या इसको वापस खोलना ये एक पूरा मैकेनिकल या टेक्निकल एस्पेक्ट है। तुम्हें वो पूरा आता है, तुम्हें वो मालूम है कैसे करना है, लेकिन तुम्हारे पास टूल्स नहीं है, तो फिर उस सूरत में तुम नहीं कर पाओगे ना ये काम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये फॉर्मूलाज क्या है? ये कुछ नहीं है, टूल्स है, ये खाली सिर्फ टूल्स है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये काम परफॉर्म करो, टूल्स में तुम्हें दे नहीं रहा, तो इसका मतलब है ये एक ज्यादती है। तो तुम्हें क्या करना है? टूल्स भी खुद प्रोवाइड करने। कैसे? वो याद करोगी तुम जाहिर इस सूरत में। लेकिन इसका मुझे आप टाइम दें, मैं एकेडमिक कमेटी की मीटिंग के अंदर ये बात रखूंगा। मैं हमेशा ये करता हूँ, कैलकुलस जब भी पढ़ाता हूँ वहां तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट बता देता हूँ कि मैंने फॉर्मूला शीट देनी है। बच्चों को मैं कॉस और साइन और टेंजेंट याद कराने में नहीं डालूंगा, वहां तो मैं फॉर्मूला शीट लाजमन दूंगा। ठीक है। स्टैट्स के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जो आर्गुमेंट आता है ना वो ये आता है कि यार स्टैट्स तो बेसिकली डिपेंड ही फॉर्मूलाज पे कर रही है। एक बच्चा अगर फॉर्मूला भी याद करके नहीं आता तो वो तो फॉर्मूला सामने रखेगा, डेटा गिवन होगा। ठीक है। तो मैं अभी नवंबर के एंड में एक एकेडमिक कमेटी की मीटिंग है, इसमें मैं पॉइंट रखूंगा। अगर अप्रूव हो गया तो फॉर्मूला शीट अवेलेबल, पेपर में आगे फर्रा दे दूं। सर ये वही पेपर से पहले का बोल दिया हमारे सर, ये बोल दिए जरा पेपर से पहले आप जरा मिल जाइएगा। मतलब फॉर्मूला शीट बना के दे दो, तो वो तो तुम नेट पे सर्च करा के एक लिख फॉर्मूलाज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलोगी, वो पूरी शीट खुल जाएगी। फॉर्मूला नहीं, आई एम सीरियस, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तो सिर्फ एक करके दिखा दूं क्या? मतलब सिर्फ गूगल पे एक वो लिखो, क्वेरी लिखो कि फॉर्मूलाज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फॉर्मूला शीट ऑफ डिस्क्रिप्टिव, पूरी शीट आ जाएगी। और इसमें इररिलेवेंट आ जाएंगे या कुछ नहीं आएंगे जो काम के हो? तो यार इतना तो तुमने पढ़ा होगा ना कि मूवमेंट या स्किनेस में गिवन है या नहीं है। ठीक है, चलो बस सही है। अब इस तरफ आ गया। नोट देखना है, नोट क्या है? बीटा 2 इज लेस देन 3, द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। अभी जो तुमने सवाल किया था, किसने किया था ये सवाल? कोई क्वेश्चन किया था कि सर हाँ शायद यही बात पूछी थी। तो उसके लिए देखें टॉप, मैंने भी इसी तरह का कर्व आपको शायद बना के दिखाया था अभी। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि अगर बीटा 2 लेस देन 3 है, देखिए मैंने बताया कोफिशिएंट तो कोई वैल्यू होगी न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकती है। तो कहते हैं अगर लेस देन 3 है तो डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड प्लेटिकेटिक, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। ठीक है, प्लेटाइटिक है शायद ये। बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 तो लेप्टोप्लेटिक, और अगर बीटा 2 3 है। अब ये तो देखें लॉजिकल पॉइंट है ना। अब ये कहाँ से आए? ये जेड स्कोर वैल्यू नहीं थी? हम जेड स्कोर वैल्यू में कहते थे कि अगर +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर होगा तो वो कंसीडर होगा एज अ डेटा पॉइंट, अदरवाइज वो एज एन आउटलायर हम कंसीडर करेंगे। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम ये बता रहे हैं कि 3 डिफरेंट शेप्स हैं, मीजोकर्टिक और ये दोनों बाकी जो बचे इन देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मीजोकर्टिक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा 2 अगर 3 के बराबर होगा तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 3 मैक्सिमम उन्होंने कट ऑफ डिफाइन किया कि जिसको वो कहते हैं, ये देखो हम जब कैलकुलेशन करते हैं ना,
हम जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कल मैंने तुम लोगों को डेटा एनालिसिस करवाते वक्त दिखाया था डेटा डाउनलोड कैसे करना है और वो क्या, तो हम उसके ऊपर जेड स्कोर्स निकालते हैं, जेड स्कोर्स कैलकुलेट करते हैं। जब हम जेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं तो अपने थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं +-1। क्या डिफाइन करते हैं? +-1, +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन, हालांकि स्टैंडर्डाइज वैल्यू 3 तक जा रही है, तो हमने अपनी कट ऑफ रेंज 3 तक बनाने के बजाय यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दी। मैं बता रहा हूँ क्या है उसका मतलब। ये होता है कि हम कुछ एयर्स लेते हैं जो एक्सट्रीम एयर्स होते हैं। असल में जेड स्कोर वैल्यू का मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज कैलकुलेट करना होता है ना, तो एक्सट्रीम एयर्स होते हैं। अब वो एक्सट्रीम एयर्स अगर हम इसमें रिस्ट्रिक्ट ना करें तो फिर क्या होगा, मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मार्जिन बहुत बढ़ने का मतलब ये है कि देखो ये मीन है, ये +1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये -1 स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे डेटा पॉइंट बस इसके दरमियान होने चाहिए, ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब वो कहता है कि 2 है, -2 है, यहां तक भी अगर आ जाए तो वो नॉर्मल लेते हैं, लेकिन हमने अपनी कट ऑफ रेंज यहां तक डिफाइन कर दी। तो +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाए, आप 2 और 3 की तरफ ना जाए। लेकिन अगर कोई आदमी 2 की तरफ जा रहा है या 3 की तरफ भी जा रहा है तो बस 3 पर आकर आपको लेना पड़ेगा कि इससे ज्यादा आप बाहर नहीं जा सकते। आप समझो इसको इस तरह से कहें, ब्लड प्रेशर जो है वो आइडियल होता है 80 to 120। एक सर्टेन एज में आने के बाद वो कहते हैं 90 to 130 भी नॉर्मल है, नॉट आइडियल। आइडियल तो वो है ना। अब आपने क्या किया, उसको कंसीडर करना शुरू कर दिया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या एज के लिहाज से ये नॉर्मली कंसीडर किया जाएगा, नॉर्मल ही कंसीडर किया जाएगा। फिर एक सर्टेन एज आती है, या बहुत एजेड लोगों के लिए अगर ब्लड प्रेशर लो भी हो रहा है, 60 और 90 भी हो रहा है, तो उसको भी वो कहते हैं कि ठीक है, एज वाइज ये चीज ठीक है। तो कट ऑफ तब्दील होते रहते हैं, ये जैसे जैसे वेरिएशन इन एज आ रहा है वैसे वैसे कट ऑफ तब्दील होते रहते हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है कि आप +-3 से ज्यादा तो नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी का बीपी 10 हो जाए तो वो जाहिर है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, सर्वाइवल ही नहीं हो सकता। इसी तरह ये कह रहे हैं कि यहाँ अगर आप +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन रखते हैं, यहाँ तक तो चीजें एक्सेप्टेबल होंगी, इससे ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, उससे नीचे एक्सेप्टेबल नहीं होगी, फिर तुम्हें उसको आउटलायर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है जिसकी वजह से 3 पर हमने बात की थी। आइए वापस, देखिए μ2 μ4 डायरेक्ट गिवन था, फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया, जाहिर है इसको तो बेकार है हमें कैलकुलेट, ठीक है। अब ये आगे वाला अच्छा है या नहीं देखते हैं। द फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन 0, 2.5, 0.7 एंड 18.75। टेस्ट द स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस और कर्टोसिस दोनों निकालने हैं। अच्छा, अब स्क्यूनेस तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होगा ना B1, μ3 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट होने के बाद कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या दे रहा है, पॉजिटिव, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड हो गई। बहुत कम है लेकिन है तो ना, पॉजिटिवली स्क्यूड तो है ना। हाँ, स्लाइड कह सकते हो या मॉडरेटली कह सकते हो, या मतलब, लेकिन स्क्यूनेस तो बहरहाल एग्जिस्ट कर रही है ना, 0 से ज्यादा है तो स्क्यूनेस एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ तो गिवन था ना, पैरामीटर देखते हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो फिर तुम्हें कैलकुलेट कर, जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हें सही लगे। नहीं, ये आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि आपके पास β1 कैलकुलेट करना है तो वो μ2 और μ3 की बेस पर होगा। μ2 और μ3 को कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूलाज होंगे, एक मूवमेंट और एक फ्रीक्वेंसी वाला, और एक वो μ1 का डैश और μ2 का डैश, वो भी फ्रीक्वेंसी से ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि डैश वाले जो फॉर्मूलाज है वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए आप पहला वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं चूज करना चाहते सेकंड यूज करना, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, फाइंड द β1 एंड β2 फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। पहले तो ये देख लें, ये डिस्क्रीट वैल्यूज दी हुई है, क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। ये कहते हैं x, f,
एफ एक्स डी, डी बेसिकली क्या है, मीन डेविएशन एक तरह से, ठीक है। व्हाट इज 4.6, मैंने एक अज्यूम मीन ले लिया इसका, ठीक है। सर ये आप पेपर में नहीं कर सकते assume मीन वाला। पेपर में करोगे अज्यूम मीन वाला, कर सकते हैं क्या मतलब अज्यूम मीन की आपने बोला था assume मीन वाला मतलब एक्यूरेट नहीं होता, उतना एक्यूरेसी लेवल अचीव नहीं होता, लेकिन जब क्वेश्चन इस नेचर का है तो फिर तो तुम्हें अज्यूम मीन लेना पड़ेगा उसका। लेकिन कितना टाइम लगेगा? हाँ तो निकाल सकते हैं इस टाइम। हाँ, इसका मीन निकाल सकते हो। तो अब हर क्वेश्चन को करने की एक स्ट्रेटेजी होती है ना, उन्होंने इस दफा अज्यूम मीन सेलेक्ट कर लिया, तुम चाहो तो मीन कैलकुलेट कर लो इसका, ठीक है। सर लेकिन अगर हम assume मीन देंगे तो हम तो गलत भी हो सकते हैं, जैसे इन दोनों फिर भी करीब करीब गलत नहीं हो सकते, एक्यूरेसी लेवल वो अचीव नहीं होगा, बस गलत नहीं हो सकते। स्टैटिस्टिक्स में सही है गलत नहीं होती चीजें, एक्यूरेसी लेवल अचीव करना होता है। तुम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन कैलकुलेट कर लो, जबकि करना मीन चाहिए था, तो मीडियन गलत नहीं होगा, लेकिन वो तुम्हें इंटरप्रेट गलत जगह करेगा, ठीक है। तो यहाँ ये एफ डी स्क्वायर, एफ डी क्यूब, एफ डी 4, ठीक है, डी क्यूब डी 4। बेसिकली डी क्या है, एक्स माइनस एक्स बार है। डी असल में क्या है, एक्स माइनस एक्स बार है, तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्यूब और पावर 4, ये सब कैलकुलेट हो गए। अच्छा, इन्होंने कैलकुलेट किया, अज्यूम मीन लिया भी नहीं, अज्यूम मीन नहीं लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो बीटा 1 का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बीटा 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तुम ये फॉर्मूलाज याद रखो बस, बाकी इंग्लिश से चाइनीज हो गए। बस ठीक है। अब ये आखिरी क्वेश्चन था, ये भी तुम्हारे सामने है, क्योंकि फॉर्मूलाज तुम्हारे तुम सबने नोट नहीं किए मेरे ख्याल में। फॉर्मूला म्यू म्यू 1 म्यू 2 म्यू 2 म्यू 3 और म्यू 4 के फॉर्मूलाज नोट कर। सर जो कर्टोसिस का जो आंसर होगा वो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा फ्लैट होगा, उतना ज्यादा टिप होगी। जितना ज्यादा बड़ा होगा फ्लैटनेस उतनी ज्यादा होगी ना, तो हाँ, कोफिशिएंट जितना बड़ा होगा, हाईएस्ट होगा, फ्लैटनेस उतनी ज्यादा होगी। ओके क्लास, ये हमारा कर्टोसिस नहीं, हमारा पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स खत्म हो गया। वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर कोर्स। हमारे कोर्स का पहला पार्ट या पहला सेक्शन आज फिनिश हो गया। इसमें जो बड़ी मजे की बात है वो ये कि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लिया, आज सारे टॉपिक देख लिए। अब मैं बहुत सेफली ये कह सकता हूँ कि 50% पार्ट हमारे कोर्स का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ जाना है, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ जाना है। बहुत से स्टूडेंट जो यहाँ बैठे मोस्टली ए लेवल्स में जो कुछ पढ़ के ओ लेवल्स में आए हैं, उनके लिए अब तक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कोई बिग डील नहीं थी, बहुत सिंपल था, ठीक है। यानी मैं नहीं समझता कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मैंने जाहिर है इसलिए पढ़ाना पड़ा, हर चीज के इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो बिल्कुल मीन से स्टार्ट हुआ था, यानी पहले बेसिक फॉर्मूले से, मीन और मीडियन तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे आज हुआ है। ठीक है जनाब। लेकिन यार मैंने तो बहुत आसान करके पढ़ा सही पढ़ा है। ये टॉपिक ही मुश्किल है क्या? अच्छा पढ़ा है। देखो सर ये मुझे अभी ट्रीट देंगे, बच्चे भी कम है। नहीं अरीबा, तुम्हें भी नहीं समझ में आया? अच्छा, इसको नहीं आया, वो तो उसकी अकल का मसला है। अच्छा जनाब, तो अब हम अपना सेफली जो मैंने कहा ना, दो चीजें करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी करेंगे। प्रोबेबिलिटी के मिड में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा पेस कैसा है। क्यों? अगर पेस को देखते हुए ऐसा लगा कि मुझे जो दो टॉपिक, मतलब आई वांट टू डिस्कस द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस एंड आई वांट टू डिस्कस द टाइम सीरीज एनालिसिस। सर आप कुछ वो बोले थे ना, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो फिर अभी हम क्यों करना चाहते हैं? सर इंट्रोडक्शन अच्छा है ना? तुम्हारे लिए प्रोबेबिलिटी से बहुत ज्यादा आसान होगा वो, मतलब
उसमें तुम्हें तो मैंने सर फिर वही कर लेते सर, प्रोबेबिलिटी मिला। प्रोबेबिलिटी जाहिर है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें चीजें बहुत उसमें कुछ करें ना। डिटेल। सर वो मार्बल निकालते थे फिर हाँ सर उसमें बहुत अपनी है है फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, कभी तुम्हें ये नहीं समझ में आ पाएगा, मतलब कभी कभी आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करूँ, यहाँ कंडीशनल हाँ, लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें ये बता रहा है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो फंडामेंटल है, वो तो हो गई, जाहिर सी बात है। दैट टेबल देंगे ना जी, मैथ्स नहीं पढ़ा, स्टैट्स तो पढ़ा होगा। अच्छा तुम बायोलॉजी वाले थे? हाँ तो S1 S2 नहीं पढ़ा होगा ना तुमने? आपने S1 S2 पढ़ा है तो भी आपको इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स तो पढ़ना पड़ेगा ना बेटा, ये तो कोर्स है ना। अब 2 बच्चे ऐसे आ गए हैं, या 2 नहीं, मतलब क्लास में 25% स्टूडेंट अगर ऐसे हैं जिन्होंने S1 और S2 पढ़ा हुआ है तो उसकी नहीं, इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स तो फंडामेंटल कोर्स है, वो तो आपको लाजमन पढ़ना पड़ेगा। देखिए आपको मैं बताऊं, कैलकुलस का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि ए लेवल्स के बच्चे P1 P2 में पढ़ के आते हैं, ठीक है। फंक्शंस है और डेरिवेटिव्स भी है, डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है, दोनों चीजें। डेरिवेटिव यहाँ पे सर हम कैलकुलस जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, जो इलेवेंथ में मैथ्स आती थी वो भी भूल जा रहे हैं सर। मतलब ऑडिटोरियम में क्लास करते हैं ना, बोर्ड इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात बताऊं, मैं मुझसे ज्यादा बोर्ड शायद ही कोई आदमी इस्तेमाल करता हूं, मैं सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाने नहीं पढ़ा रहे सर, लेकिन मैंने ये देखो असल में थोड़ा सा मार्जिन तुम्हें देना पड़ेगा उस टीचर को, जो भी है उसकी वजह ये, वैसे अब तो खैर इस पे लिखा जा सकता है ये जो अब लिमिट्स पढ़ रहे स्लाइड रीड करते हैं, एक सवाल लिमिट का किया नहीं है तो और असाइनमेंट में 50 सवाल। सेंट्रल वैल्यू ऑफ लिमिट थ्योरम तो प्रूफ कराना चाहिए उनको, पता ही नहीं है इसका मतलब लगते हैं उसके अंदर आपको पता ही नहीं है। ए लेवल में लिमिट्स नहीं है, वो शायद ये बोर्ड साइड की है। हाँ हाँ अभी क्लास के बाद तुम मुझसे 5 मिनट बैठना, मैं तुम्हें बताऊंगा लिमिट क्या होती है, ठीक। ओके क्लास नाउ कॉलेज अलजेब्रा में लिमिट है नहीं, मैं तुम्हें अभी 5 मिनट में समझा देता हूँ, बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान नहीं होगी, लिमिट अभी समझा देता हूँ। ओके क्लास, एक हैंडआउट मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, ऑलरेडी अपलोडेड है, LMS पे अपलोडेड है। तुम तो सोते रहते हो, कब का अपलोड हुआ है ये एक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं काइंडली आप लोग भी देख लीजिए। अरे वो तो किए हुए मुझे पता, तुमने देखा है इसके अंदर जो पहला बेस ही होता है, बाकी सवाल होता है। अच्छा देखो, आज हमने चूंकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका ओवरव्यू देख लें। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एक हैंडआउट है
और इस हैंडआउट के अंदर पूरी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज, मतलब उन्होंने समराइज कर दिया। एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा हैंडआउट नहीं है ये। इसमें मेरा मतलब यह है कि आपने इतनी लंबी जो डिटेल अब तक पढ़ी है उसके मुकाबले में ये सम अप हो गया। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको बता दूं, आज के लिए देखो, हमने बहुत सारी मल्टीपल सोर्सेस से इस कोर्स को अटेम्प्ट किया। एंडरसन, ठीक है, डेविड एंडरसन, उसकी बुक से इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स। दूसरा समझ लो, सुन लो जो सवाल उसने किया है कि सर क्या बुक ना पढ़े। देखो हमने मल्टीपल सोर्सेस से किया है। मैंने जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स दी थी वो डेविड एंडरसन की बुक से और नील वेस की बुक से बना के दी। प्रैक्टिस क्वेश्चन और असाइनमेंट जो मैं दे रहा हूँ वो मैं नील वेस की बुक से बना के दे रहा हूँ, ठीक है। क्विज मैंने डेविड एंडरसन की बुक से बना के दिया है, ठीक है। बाकी मेरे पास हैंडआउट्स हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बनाते रहते हैं हैंडआउट्स और डिटेल क्वेश्चन, तो मैंने उससे कंपाइल करके खुद अपने पीडीएफ नोट्स बनाए, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स बनाए, वो मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाता हूँ जैसे अभी पढ़ा रहा था। तो अब ये मल्टीपल सोर्सेज हैं आपके पास, ठीक है। इन मल्टीपल सोर्सेज का फायदा क्या हो रहा है, आपको हर तरह का आइडिया हो रहा है कि इसमें ये काम कर रहे हैं, इसमें ये काम करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जब आप सारे हैंडआउट्स पढ़ लेते हैं जो एलएमएस पे अपलोडेड है, तो अगर आप फर्स्ट करें बुक की तरफ नहीं भी जाते, बुक की थ्योरी को नहीं भी पढ़ते, तो इट डजंट मैटर, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। तो बुक तो पढ़नी चाहिए। नोट्स बेसिकली है क्या, नोट्स भी तो बुक से ही एक्सट्रैक्ट हुआ है ना। असल में बुक पढ़ने का जो एडवांटेज है ना वो ये है कि तुम फिर उसमें एक्स्ट्रा बहुत चीजें लर्न करते हो। नोट्स पढ़ने का असल मकसद ये होता है कि सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हो रही है, और वो तो उसको पढ़ने का आर्ट होता है, फिर आप स्किप करते हुए जाते हैं। बुक में जब रिपीटेटिव चीजें आती हैं तो आप उसको स्किप करते हुए जाते हैं, ये वजह। एनीवेज, अब मैं सिर्फ आखिरी चीज दिखा रहा हूँ आपको, बस वो देख लें। चलो इधर देखें, ये हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी जो बैठे हैं, मैं काइंडली सिर्फ एक चीज बता दूं, ये टॉपिक आपको लाजमन करना है, आज कर लें, कल कर लें, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रहा, अभी हम क्या पढ़ के आए, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। जो मैंने वहां से पढ़ा है वो तो हैंडआउट आपके पास ऑलरेडी है, ये हैंडआउट भी आपके पास ऑलरेडी है, दोनों चीजें अपलोडेड है। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस को आप दोबारा यहां से पढ़ेंगे। स्क्यूनेस मींस लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री। तुमने भी क्या सवाल किया था अभी, वेरिएंस है। सिमेट्री जितनी लैक होगी वेरिएंस उतनी ज्यादा होगी, वेरिएंस भी तो उतनी ज्यादा होगी ना। तो हमारे पास वेरिएंस एक पैरामीटर है, एक मेजर है, लेकिन हम उसके साथ साथ उसके अंदर स्क्यूनेस भी कैलकुलेट करेंगे। स्कैटर्ड है, स्प्रेड कम स्कैटर्ड, क्लोज टू मीन, क्लोज टू मीन या मीडियन या मॉड। ऑब्जेक्टिव होगा, लॉजिकल पेपर होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे और ऑब्जेक्टिव्स होंगे। थ्योरी ये नहीं लिखने के लिए कहूंगा कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये नहीं है, ठीक है। लिसन, प्लीज लिसन टू, ये देखिए, ये तो खैर सिर्फ शेप्स है। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, पियर्सोनियन कोफिशिएंट्स है ये, ठीक है यार, ये पियर्सोनियन ही है ना। फर्स्ट कोफिशिएंट पियर्सोनियन, सेकंड कोफिशिएंट। अच्छा, ये देखिए फॉर्मूलाज वही है, ये देखिए, ये जो क्वार्टाइल, हाँ क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस था ना, उसको उन्होंने ये नाम दिया है। तो ये वाले फॉर्मूलाज आप पढ़ने के बाद ना, ये देखिए अभी आपने तीनों पढ़े हैं, ठीक है। तो एक डिफरेंट एंगल से हम यहाँ ये चीज पढ़ा रहे हैं ना आपको, है वही चीज, डिफाइन भी उसी को कर रहा है, कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूलाज में भी फर्क नहीं है, लेकिन आप एक डिफरेंट एंगल से इसको देखेंगे
और ये फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ है तकरीबन जो अभी पढ़ाई हुई है। तो ये फॉर्मूलाज आप, ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा काइंडली। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ लें। 5 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। क्या है? पेपर अच्छा बना दें। छुट्टियां कर करके तो इंसान तंग आ गया कोरोना की वजह से। 6 महीने 7 महीने के बाद तो तुम आए हो इन कैंपस। 8:30 वाली क्लास में कॉलेज अलजेब्रा में अगर अटेंडेंस के मार्क्स मिले तो बिलाल को और अरीबा को पूरे मार्क्स मिलेंगे। अरीबा आके सो जाती है क्लास में, वो एक अलग बात है। अच्छा जनाब, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट जो बैठे हो बेटा, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। सर एलएमएस जी बेटा बोले। सर मिनी टाइप वाला जो असाइनमेंट है वो किस फॉर्मेट में सबमिट करना है आपको, वर्कशीट में या पीडीएफ में? पीडीएफ में कर देना। वर्ड पे ले आके सेव करना पहले, और फिर उसका पीडीएफ बना के मुझे दे देना। ओके ठीक है। वो रजिस्टर और पेन निकालो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोसाइटी है यार। यार एनिग्मा कौन करवाती है? वो मार्केटिंग नहीं ना, वो आर्ट वाली करवाती है, लेकिन मार्केटिंग शामिल होती है। एनिग्मा करवाती है, अभी हिंदी हो रहा है सर, तो वो नहीं रहे मैट्रिक है। और वो मनमानी भी है, मनमानी पब्लिक स्पीकिंग बोल रहा है, ये पब्लिक की वजह से है, लोग कैसे डिजाइन करना है, केला का बहुत बनाया था। और भाई क्या डांस चलो यार, बात तो चलो यार। चलो व्हाट टाइम आपने करके आई तो मैं तो यार वो पे पड़े अल्लाह हाफ़िज़।